अगर आपको लगता है कि स्टॉक पिक करने से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है तो आप सही हो, पर सिर्फ 20%। अगर आपने अच्छे स्टॉक पिक करना, फंडामेंटली गुड स्टॉक ढूंढना सीख भी लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब एटलीस्ट आप इस गेम को थोड़ा बहुत समझ सकते हो और इसमें एंट्री ले सकते हो। बट अगर आप सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में जीतने की कोशिश करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप जीत पाओगे या फिर एक लंबे समय तक टिक भी पाओगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिकना ही अपना आप में एक जीतना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करके आप भी बिना कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बने भी अपने लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। वीडियो के आखिर में मैं ये भी शेयर करूंगा आपसे कि ये जो आपने वेल्थ अगर आप बना भी लेते हैं तो टैक्स के इम्पैक्ट के बाद आखिर आप अपने घर लेके कितना जाओगे, आखिर ये भी तो पता चले ये सब करने का कुछ फायदा है भी या नहीं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाई स्टॉक पिकिंग विल नॉट वर्क। एक अच्छी कंपनी ढूंढना मुश्किल है, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल है उस अच्छी कंपनी में अच्छे प्राइस पॉइंट पर एंट्री लेना, क्योंकि गलत प्राइस पॉइंट पर कोई भी अच्छी कंपनी अच्छी नहीं रह जाती। अगर आपने एक हाई वैल्यूएशन पे अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दिया ना, तो जब बुरे वक्त आते हैं तो वो कंपनी 10%, 20% या अभी जैसा जो सिनेरियो चल रहा है आपने देखे होंगे, बहुत अच्छी कंपनी जिसको आपको लगता था कि इनमें क्या ही गलत हो जाएगा, 50% तक करेक्ट हो चुकी हैं। तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि कोई भी अच्छी कंपनी हर प्राइस पॉइंट पर अच्छी नहीं होती। फिर उसके बाद का नेक्स्ट चैलेंज है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आपको सुना ही होगा कि एक कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए 15 से 20 कंपनीज के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के। अब रियलिस्टिकली ये आसान तो नहीं होता कि डिफरेंट सेक्टर्स के ट्रेंड को हमेशा समझो, हर कंपनी के रिजल्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हर टाइम फॉलो करते रहो। अगर आप भी एक बिजी प्रोफेशनल होंगे तो ये अपना आप में एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। वहीं आती है ईटीएफ इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी। जैसे आप रिलायंस या इन्फोसिस, टीसीएस के स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, ऐसी अल्फा निफ्टी 50 के स्टॉक्स को आप नहीं खरीद सकते। यहाँ कंसेप्ट आता है ईटीएफ का। ईटीएफ्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जहां पर एक फंड जो इंडेक्स को बिल्कुल ट्रैक करने की कोशिश करता है, उसी के हिसाब से वो अपने अंदर स्टॉक्स रखता है एंड उसी के हिसाब से वो अपने आप को रीबैलेंस करता है एंड स्टॉक्स की एंट्री एंड एग्जिट करता है एंड अप्रोक्सीमेटली उसी हिसाब से रिस्क एंड रिटर्न देगा। जैसे हमने वीडियो 2 में देखा था कि अल्फा 50 में स्टॉक्स को आने के लिए क्या रूल्स एंड मेथोडोलॉजी एंड कैलकुलेशन से गुजर कर कुछ टॉप अल्फा 50 स्टॉक्स की ही एंट्री मिलती है। उसी हिसाब से ये ईटीएफ्स उन इंडेक्स फंड्स को फॉलो करते हैं, जो आपके इस वाले पोर्टफोलियो फंडामेंटल टफनेस को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और इजी कर देता है। अगर ये वीडियो आपके पोर्टफोलियो मेकिंग जर्नी, इन्वेस्टमेंट मेकिंग जर्नी में काम की हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन मिलता है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड अवेयरनेस वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाता रहूं। तो यही मैं बात करने वाला था। इसी चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की जगह इन्वेस्ट कीजिए ईटीएफ में। अगर आपने इस प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा कि अल्फा स्टॉक्स सेलेक्ट कैसे होते हैं, क्या उनके रूल्स एंड मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं। फिर हमने उसके बाद वाली वीडियो में कंपेयर किया था कि अल्फा निफ्टी 50 से कैसे अलग है। उन दोनों के हमने कंपेयर किए थे, रिस्क प्रोफाइल, रिटर्न पोटेंशियल एंड मार्केट ड्रॉडाउन्स क्या रहे हैं। एंड देखा था हिस्टोरिकली अल्फा 50 निफ्टी 50 से ज़्यादा अच्छे रिटर्न देने की कोशिश करता है। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा सेंस करता दिखाई देगा। अब यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ कि अल्फा ईटीएफ को आप बाय कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स को प्राइस बता रहा है कि उसका अभी करंट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 46,800 के आसपास चल रहा है एंड ये उसका प्राइस मूवमेंट रहा है। ये आपको बताएगा कि इससे रिलेटेड कौन कौन से ईटीएफ, दो ईटीएफ है हमारे पास। पहला है कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ एंड दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ। इसका प्राइस अभी 44.84 चल रहा है। इसकी लिक्विडिटी हाई है। लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप किसी इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आपको उसे रिडीम करना रहेगा या बेचना होगा तो उस टाइम ऐसा ना हो कि आपको उसे बेचने में परेशानी आए, तो लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब मार्केट में उसकी सेल परचेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन कि हमको लिक्विडिटी की तरफ ही जाना है।
इसका एक्सपेंस रेशियो है 30.30% एंड इसका एक्सपेंस रेशियो 0.53%। ने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, लगभग 30 पैसे आपके एक्सपेंस में कट जाएंगे, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट होगा 99.70 रुपीज। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड में ये एक्सपेंस रेशियो बहुत बार 2 to 5% भी होती है, जो लॉन्ग टर्म में अपना में बहुत बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि लिक्विडिटी हाई होने की वजह से और इस पूरी डिटेल होने की वजह से आप कोटेक निफ्टी अल्फा 50 को चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। इस इंडेक्स रिलेटेड कोटेक में जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें मेंशन की हुई है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये एलोकेशन दिया हुआ है, क्योंकि ये एलोकेशन ये उस हिसाब से कि निफ्टी अल्फा 50 के रूल्स और मेथोडोलॉजी क्या कहती है। ठीक है, वहां पे हमने सारी वेटेज बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी कि, और ये रिबैलेंसिंग पे हर बार चेंज हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इससे आपको इन्वेस्ट करके फायदा क्या है कि इसमें आपकी डाइवर्सिफिकेशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। कि आपने देखा होगा ना कि कुछ कुछ लोगों के कुछ स्टॉक्स 50% तक करेक्ट हो चुके हैं, ये प्रॉब्लम आपको ईटीएफ में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो को कम से कम 50, वो भी अल्फा स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पर इसने मेंशन किया इसका रिस्क का मीटर, ये इसको बोल रहा है दिस इज वेरी वेरी रिस्की। इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि कैसे और कितना रिस्की है ये, क्योंकि हम इसमें हाई मूवमेंट स्टॉक्स को चुनते हैं रादर देन लार्ज कैप स्टेबल स्टॉक्स को। ठीक है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस एंड अपनी ही रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो काफी सिंपल है, जैसे आप किसी भी स्टॉक्स को खरीदते हो वैसे ही आप ये ईटीएफ को खरीद सकते हो। जिस भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट होगा आप उसमें जाएंगे, वहां पर आप सर्च करेंगे अल्फा, ये अल्फा वही है जो हमारा कोटेक का अल्फा 50 का ईटीएफ है। ठीक है, यहाँ आप जाकर बाय कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी यूनिट, जितने भी यूनिट आपको इन्वेस्ट करना है। बाकी आप इसको फोन से भी बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हो। मैं पर्सनली फोन से ही अपने ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ, वो स्क्रीन वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि आपके जो वेल्थ आपने क्रिएट करी है अल्फा में इन्वेस्ट करके, कि अगर आप महीने के 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपके 20 साल में वो लगभग 2,93,00,000 रुपए बन जाते हैं। आफ्टर टैक्स वो आपको कितना मिलेगा, वो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2,59,00,000 के आसपास। ये आपका टैक्स का फिगर होगा, लगभग 33,00,000 रुपीज। टैक्सेशन को अगर आप ब्रीफली समझना चाहते हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 3 फैक्टर्स। ठीक है, पहला हो गया एसटीसीजी, जो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट 1 साल से नीचे रखा है, 1 साल से कम वाले प्रॉफिट पर आपको फ्लैट 20% टैक्स देना ही होगा। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है एलटीसीजी। एलटीसीजी है कि आपने जो प्रॉफिट अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा रखकर जो कमाया है, उस पर आपको देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो है अभी करंटली 12.5% पर। और यहाँ पर आपको 1,25,000 रुपए ईयरली प्रॉफिट पर एग्जेम्पशन मिलती है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। और अगर आप एसआईपी मेथड को यूज करते हैं तो हमारी टैक्स कैलकुलेशन होंगी फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, कि जो आपने सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करा था, जब आप उसको सेल करोगे तो सबसे पहले उसको ही सोल्ड आउट माना जाएगा। एग्जाम्पल ये कि हम महीने के 10,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 साल के लिए, ये हमारे पीरियड्स में, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी है 24 लाख रुपए की। ठीक है, और 19.5 CAGR अल्फा रिटर्न के साथ ये 2,93,00,000 रुपए आपका फंड वैल्यू बन जाता है। तो उसका टैक्स का जो ब्रेकअप आता है वो ऐसा आता है कि जो लास्ट का 1 ईयर पे जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पे लगते हैं, उस पे लगता है एसटीसीजी। महीने के 10,000 के हिसाब से 1 साल का हो गया 1,20,000 रुपए। अप्रोक्सीमेटली आपकी फंड वैल्यू 19.5 CAGR के हिसाब से बन गई, ये अप्रोक्स वैल्यू है 1,44,000 रुपए। 24,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया, हमने इसमें से इसे माइनस करके ये निकाला है। ठीक है, एग्जेम्पशन आपको एसटीसीजी पे कोई मिलती नहीं है, तो एसटीसीजी पे आपको सीधा 24,000 पर 20% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एसटीसीजी आपका आ जाएगा 4,800। ठीक है, ये हो जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये 1 साल का, ये किसी भी सिनेरियो में ये 4,800 आपको हर सिनेरियो में 4,800 ही देना है, चाहे
वो 5 साल की इन्वेस्टमेंट हो, 10 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, लेकिन याद रखिएगा ये हमने जो कैलकुलेट करा है जो अभी के रूल्स हैं इसके बेसिस पर, ठीक है। आगे क्या होता है वो उसी के बेसिस पर होगा। लॉन्ग टर्म में जहां आपने 22,80,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, ठीक है, टोटल 24 लाख में से 1,20,000 रुपए माइनस हो गए, तो आपका आया 22,80,000 रुपए, ठीक है, जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए वैल्यू निकलेगी, इन्वेस्टमेंट जो निकलेगी, वैल्यू ये आपकी बन गई है 2,91,72,000 रुपए के आसपास, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है कि ज्यादातर आपकी सारी जो फंड वैल्यू है वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स होगी, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट आ गया इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है। और एग्जेम्पशन आपको मिल जाती है 1,25,000 रुपए की, ठीक है। तो इस पर बाकी पर जो आपको एग्जेम्पशन के बाद प्रॉफिट के बाद जो बाकी है उस पे आपका जो टैक्स बनेगा लगभग 33,45,000 रुपए हमारा हो गया LTCG। टोटल टैक्स आपका बन गया 33,50,000 रुपए। टेक होम आपका बना 2,59,00,000 के अप्रोक्स, ठीक है। टेबल को कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पर हमारे फंड वैल्यू है, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यहाँ पर हमारे पीरियड्स हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। टेक होम इसमें बनता है इतना, इसमें बनता है इतना और इसमें बनता है इतना, ठीक है। यहाँ पर हम मंथली 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि टैक्स के बाद आप कितना घर लेके जाओगे, ठीक है। और इसी को ही बोलते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर, जिसका गोल सिर्फ करोड़पति बनना नहीं होगा, जिसका गोल ये होगा कि आफ्टर टैक्स उसकी वेल्थ उसके घर पर कितनी आ रही है। क्योंकि जो एक अच्छा इन्वेस्टर होगा वो फंड प्लानिंग के साथ साथ टैक्स प्लानिंग भी साथ साथ ही करता चलता है। इसी के साथ आप यहाँ कंपैरिजन देख सकते हो, दोनों टेबल में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये वाली टेबल आपके महीने के 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो तो, और ये वाली सेम जो टेबल हमने पिछली बार देखी थी, ठीक है। ये टेक होम है, इसमें ये टेक होम है। और एक बात यहाँ गौर करने की ये है कि ये जो मैं आपको टैक्स की जो ये रूल्स बता रहा हूँ आपको, ये रूल्स आपके सारे स्टॉक मार्केट इनकम पर लगेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर आपने इंडिविजुअली स्टॉक्स को रखकर कोई अगर प्रॉफिट जनरेट करा है तो उन पर भी इसी हिसाब से टैक्सेशन का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू जब आप ITR फाइल करेंगे जब निकालते हैं, ये हमने ये मान सकते हो कि 95% लगभग आपकी सिमिलर ही रहने वाली है, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टेबल अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से यूज करनी है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको एक ये टेबल कैलकुलेटर गूगल शीट पर बनाकर लिंक सेंड कर दूंगा, जहां पर आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपना फंड प्लानिंग एंड टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मिनिमम 10 कमेंट्स मिलेंगे तभी मैं ये वर्किंग करूंगा। बाकी आई फील कि यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एंड उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप बिगिनर हो तो एक बार में पूरा लमसम अमाउंट ना डाल के आप स्ट्रेटेजिकली थोड़ा थोड़ा मंथली बेसिस पर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहती कि आपने बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड पर प्राइस को बुक कर लिया है, ठीक है। एंड फिर जब बुरा वक्त आता है तो उस प्राइस से बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, ठीक है। उस चीज को भी हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।